अष्टक नियम। एक बार इधर देखो बेटे, देखो ये नियम किसने दिया था, क्यों दिया था, थोड़ी उन पे बातें करते हैं। क्या इस नियम की जरूरत पड़ी, ये दिया किसने? तो 1916 में दो वैज्ञानिक थे, एक लुईस था और एक कोसेल था। एक वैज्ञानिक कौन थे? कोसेल साहब थे। इन्होंने ये नियम दिया। अब सवाल ये उठता है कि इनके दिमाग में ये बात क्यों आई, क्यों इन्होंने ऐसा नियम दे दिया? तो देखो हुआ क्या था, जैसे इन्होंने पाया कि परमाणु है वो एक दूसरे के साथ में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके बंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात देखो अष्टक नियम बंद बनाने पे ही करेगा। जैसे मानो कि ये दोनों बैठे बैठे चाय पी रहे थे, कोई ढाबा पे बैठा होगा, चाय पी रहा होगा, ठीक है, चाय की थड़ी पर बैठे बैठे अगर दिमाग में कीड़ो आयो कि यार सब कहते बंद बनता है, बंद बनता है, बंद बनता है, बंद क्यों बन रहा है, बंद क्यों बन रहा है? तो इन्होंने सोचा कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है, चलो हम ही दे देते हैं। हम में नहीं, इन्होंने सोचा कि हम ही इसका क्या करते हैं, जवाब दे देते हैं। तो इन्होंने कहा, सोचा कि यार देखिए बंद कौन नहीं बना रहा है, बंद कौन नहीं बना रहा है। तो उस टाइम तक जब इन्होंने नियम दिया, उस टाइम तक जो ग्रुप 18 के एलिमेंट थे ना, ग्रुप 18 वाले एलिमेंट, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और जीनोन, ये है गैसें थी, ग्रुप 18 के एलिमेंट है, ये सभी क्या है, गैसें हैं। ये बंद नहीं बना रहे थे, ये बंद नहीं बना रहे थे, इनका प्रकृति में कोई ज्ञात यौगिक था नहीं। तो इन्होंने पाया कि देखो इनके पास में विशेष चीज क्या है कि इनका जो बाहरी कोश है ना, कौन सा कोश, बाहरी कोश, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और इनके बाह्यतम कोश का, समझ में आ रहा है, इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो NH2 Np6 है। ये बंद नहीं बना रहे, इनको छोड़कर बाकी परमाणु क्या कर रहे हैं, बंद बना रहे। तो इन्होंने सोचा कि चलो कोई भी कोई नियम नहीं दे रहा है, कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा है, चलो हम बात कर लेते हैं और हम ये कह देते हैं कि भाई साहब कोई भी परमाणु है वो इनके जैसा बनने के लिए, अक्रिय गैसों जैसा बनने के लिए बंद बनाता है। तो इन्होंने पॉइंट अपना यहीं से शुरू किया था। देखो बाकी तो बहुत हायर एंड एडवांस बातें करेंगे, देखो ऑक्टेट रूल की पूरी बातें करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है उसकी बातें करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो बातें करेंगे। और आपको यहां तक सिखाऊंगा मैं कि जैसे मान लो CO3-2 है, ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ये चार्ज कहाँ है, ये माइनस चार्ज कहाँ है, ये पूरी बातें करेंगे। टॉपिक को हायर एंड एडवांस लेके जाएंगे, लेकिन पहले जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अष्टक नियम क्या था कि इन्होंने कहा कि भाई साहब कोई भी परमाणु, कोई भी परमाणु अपने आप लिखते जाओ साथ साथ, बाहरी कोश में, इसको मिटा देता हूं, अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए बंद बनाता है, ठीक है। ये किस आधार पे कहा इन्होंने, क्या सोच के कहा होगा कि हाँ अक्रिय गैसें है ना वो क्या नहीं कर रही है, बंद नहीं बना रही है, तो परमाणु अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए बंद बना रहा होगा। तो इसमें एक लाइन और अटैच कर लेते हैं, भाई इन्होंने क्या सोचा होगा, परमाणु अक्रिय गैस विन्यास जो क्या होता है NH2 Np6 होता है,
देखो अपवादित रूप से अक्रिय गैस विन्यास हीलियम के लिए, किसके लिए? हीलियम के लिए NH2 ही होता है, क्योंकि उसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात करेंगे इसकी। तो परमाणु अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए बंद बनाता है, जिससे कि क्या हो जाए? उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अर्थात परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, ठीक है, स्थायित्व के लिए, ताकि वो क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। देखो ये बात मैंने बहुत बार कही है कि केवल अष्टक पूर्ण करना ही स्थायित्व नहीं होता है, केवल अष्टक पूर्ण करना ही स्थायित्व नहीं होता है। ये बातें देखो धीरे धीरे वैसे भी सामने आ जाएगी, और इसका रीजन मैंने बता भी रखा है, क्योंकि अष्टक पूर्ण होने के साथ साथ परमाणु की या कंपाउंड की एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? कम, ठीक है। तो ये बातें जैसे इसके अपवाद निकालेंगे तो सब बातें आ जाएगी सामने। अर्थात परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। हाँ ये जरूर है कि ये संख्या जो है ना, ये संख्या कौन सी? ये 8 इलेक्ट्रॉन वाली संख्या जो है, ये संख्या हाइड्रोजन व हीलियम के लिए 2 होगी। अब क्यों होगी 2? क्योंकि देखो हाइड्रोजन और हीलियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आ ही 2 ही सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 और इसका होता है NS2, ठीक है। तो ये संख्या हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कितनी होगी? 2 होगी। यानी इनको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, बाकी क्या करना चाह रहे हैं? कैसे जैसे भी करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बात ऑक्टेट रूल क्या था, कैसे इसकी शुरुआत हुई। अब इसको कोई एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे देखो कि ऑक्सीजन है, उसने ऑक्सीजन के साथ बंध बनाया। तो ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बंध बनाया क्यों? उससे पहले एक चीज नोट करो, ये संख्या पूरी कैसे हो सकती है? मतलब ये संख्या, ये हाथ पैर मारे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, तो ये संख्या पूरी कैसे हो सकती है? तो ये संख्या 2 तरीके से वो पूरी कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर सकते हैं। यानी इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर सकते हैं। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं या किसी से अपना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। ये तो बताया हुआ आयनिक बॉन्ड में। या फिर ये किया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जा सकती है। अब देखो ये बात अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रही है, पढ़ के तो आप आते नहीं हो। देखो बेटे 11th को 11th लेवल पे मत लो, 11th को 11th लेवल पे मत लो, नहीं तो आप दुनिया की भीड़ में खो जाओगे। हमें दुनिया से वो अलग रास्ता बनाना है। दुनिया हमारे पीछे चलनी चाहिए, दुनिया हमारे पीछे चलनी चाहिए। अरे आप उज्जवल भारत के उज्जवल भविष्य हो, आप भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बैठे हो, तो अपनी थिंकिंग को भी उसी लेवल से रखो, ठीक है। तो इस कार्य के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या है, वो चीज समझ में आएगी आयनिक बंध में। अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे मेरे इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई साहब इस चीज को समझने के लिए वो मेरे आयनिक बॉन्ड का टॉपिक देख ले। आयनिक बंध क्या है, आयनिक बंध कैसे बनता है, और साझेदारी को देखने के लिए वो हमारे सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध का टॉपिक देख ले। बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कैसे स्थानांतरण होता है।
ये तो बातें हुई इनकी थ्योरेटिकल, ठीक है, ये बस बैठे बैठे सोच रहे कि दुनिया को ऐसे ऐसे बता दिया जाए। चलो बाकी देखो इसकी कमियां भी आएगी, बहुत बातें की जाएगी इस पर। ये कहानी हुई। अब क्या करते हैं उतार लिया, अरे मोथो थे मैंने ले बैठेगा, उतारो थोड़ा जल्दी उतारो रे, ओ भोला जीवो उतारो। उतार लिया, ठीक। अरे भाई साहब यूट्यूब पे जो कोई भी भाई मेरे को देख रहा है वो किसी बात को अपने पे ना ले, क्योंकि मैंने जो कुछ भी बोला है ना, जो कुछ भी बोला है वो अपनी क्लास में जो सामने बैठे हुए उन बच्चों को बोला है। ये मोथा माथा ये शब्द ना है। चलो अब देखो, जैसे हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के साथ बंध बनाती है, मतलब इसकी थ्योरी को समझते। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताता जाऊंगा क्या हमेशा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझाया हुआ है। और अब भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप YouTube पे जाओ, YouTube पे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका एक वीडियो डाला हुआ है मेरा, ठीक है, वो देख लो। बाहरी कोश की पहचान कैसे की जाती है वहां वो बताया हुआ है, ठीक है, कैसे उसके लिए LDS लिखी जाती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखी जाती है, वो सब बातें बताई हुई है। क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब ये है ना अष्टक नियम, अष्टक नियम ये LDS पर काम करेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बातें करें ना, ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? केवल बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन से मतलब है इनको। किससे मतलब है? बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों से मतलब है। तो अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं या फिर हम अष्टक नियम को समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? बाहरी कोश की पहचान करना, ठीक है। बाहरी कोश की पहचान तभी की जा सकती है जब आप किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सको, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, एक सेपरेट वीडियो है, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। चलो तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, वो बहुत बार बता दिया कैसे होते हैं। और इसके आउटर शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही होते हैं, ठीक है। अब मैंने उनको यहाँ पास पास इसलिए लिखा है ताकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब होगा क्या? देखो लुईस और कोसेल के अनुसार ये अपने बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहते? 8 इलेक्ट्रॉन। और भाई साहब ये भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहते? 8 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? अब देखो ये क्या करेगा, शेयरिंग क्या है? जिस दिन इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी ना तो ये अपने साथ साथ इस पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन और गिनवा देगा, ठीक है। अब ये शेयरिंग क्या है अच्छे से बताई हुई है, बस मैं नॉर्मली बातें कर रहा हूँ कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन और गिनवा लेगा। तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, और ये अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन और गिनवा लेगा, ठीक है। तो इसके 4 और गिनो, 8 हो गए, इसके 4 और कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लुईस और कोसेल भाई साहब ने यह कहा था कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? बंधे बना रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते क्लोरीन का, Cl और Cl, तो क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब आज डिस्को वाले किसको कोई देसी गीत बजाने, इधर देखो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन इसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जिस दिन इसको जरूरत पड़ेगी तो 7 तो इसके खुद के है, ये क्लोरीन इसको 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर देगा, तो इसके भी क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे शेयरिंग द्वारा ये सहसंयोजक बंध में पढ़ चुके। ऐसे देखो आयनिक बंध में जाओगे ना तो आयनिक बंध में पढ़ा रखा है ना, आयनिक बंध में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है, अष्टक पूर्ण किया जाता है। लेकिन ये संख्या हाइड्रोजन के लिए 2 होती है, तो हाइड्रोजन को और ले लेते हैं। वो क्या बेचारा है, अरे वो अपनी कौन सी चिड़िया मारी, हाइड्रोजन अपनी कौन सी चिड़िया मारी, वो कौन सी चिड़कली मारी अपनी,
चिड़िया जानो ना। हाँ, तो वो आपने कौन सी मॉर्निंग का बाठा की थी जो आप आज भी के साथ गद्दारी करा। नहीं, हाइड्रोजन को भी ले लो, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, मुंह फुला के बैठ जाओ। या हाइड्रोजन है ना, वो भी तो नाराज हो सकता है ना। चलो, वो कहेगा भाई साहब आपने ऑक्टेट की बातें कर ली, डुप्लेट की बातें ही नहीं कर रहे हो, तो हम डुप्लेट की भी कर लेते, थोड़ी सी उसको भी राजी करते। ये लो, इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनको तो दो दो ही बनानी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे कर लेगा और ये ऐसे। मतलब जिस दिन इसको ज़रूरत पड़ी, ये इसको बोलेगा भाई साहब हेलो भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन दो ना, मुझे आज एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो पड़ोसी हाइड्रोजन इसको दे देगा। जिस दिन इसको ज़रूरत पड़ेगी, हेलो हेलो लिसन टू मी, सुनो। बोला क्या? कि भाई साहब उस दिन मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया था ना, आज मेरे को ज़रूरत है, मेरा भी दो और आपका भी दे दो। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कर लिया, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये बातें हैं अष्टक नियम की। अब देखो, यहां से तो कोई ज़्यादा कंपटीशन में सवाल पूछे भी नहीं जाते, हमें बातें करनी है ओवरऑल कंपटीशन पे। अब देखो, ऑक्टेट रूल की सीमाएं थी, ऑक्टेट रूल की क्या थी, सीमाएं थी। देखो, इन भाई साहब से बहुत सी बातें, बहुत सवाल हुए, इन लोगों को बहुत परेशान किया गया। चलो, लोगों ने कहा कि भाई साहब एक चीज बताओ। बोला क्या? कि प्रकृति में है ना, प्रकृति में IF7 है क्या? बोला है, IF7 तो है। बोला SF6 भी है क्या? हाँ, तो कहा SF6 भी है। अब इनसे पूछा गया, आप एक काम करो, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। किससे? लुईस और कोसेल से। भाई लोग सवाल करेंगे, लोगों का काम है सवाल करना, वो लाजमी सवाल है तो करना भी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इससे सल्फर को रखा और बोला टुन टुनुन टुन टुनुन टुन टुनुन, कि भाई साहब इस आदमी के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कहा चलो इसके साथ 6 फ्लोरीन जोड़ो। क्या जोड़ो? 6 फ्लोरीन जोड़ो। तो इनको थोड़ा वैसे लिख लेता हूँ। हाँ, कोई परमाणु अपने बाहरी कोश के बराबर बंद बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बराबर बंद बना सकता है अगर वो अपने ऑक्टेट का प्रसार करता है। बताया हुआ है, वो अगर अपने ऑक्टेट का प्रसार करता है। और देखो, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो सबको बताया हुआ है ऑक्टेट का प्रसार कैसे होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले मेरे प्रिय मित्र सुन ले, अगर आपको अष्टक प्रसार से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लिखा हुआ है, एक चैनल की लिस्ट है, चैनल लिस्ट है जिसमें प्ले लिस्ट है, उसमें लिखा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जाके सर्च करें कि अष्टक प्रसार वाले यौगिक क्या है, वो अष्टक प्रसार कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कहानियां हैं, वो पूरा डिटेल में बताया हुआ होगा। तो ये क्या करेगा, 6 बंद बना लेगा ऐसे, टन 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 टन। कटाऊ करे होगा, सच होगा, चालो जी होगा। इनमें समझ में आसी ना, हटाओ ना ये समझना। चलो, अब देखो, इनसे पूछा गया भाई साहब ये क्या? बोला गैस। चलो, पूछा गया ये क्या? बोला ये भी गैस है। ये भी क्या है? गैस है। बोला गैसों के बीच में कौन सा बंध बनता है? इसे पूछा गैसों के बीच में, बोला सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक। पढ़ा है ना हमने, सहसंयोजक बंध। दो गैसों के बीच में हमेशा हमेशा दिन में, रात में, दोपहर में कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। बोला सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं क्या? बोला हाँ, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। और शेयर हुए इलेक्ट्रॉन दोनों के पास गिने जाते हैं क्या? सवाल किए जा रहे हैं इनसे। बोला हाँ, दोनों के पास। तो बोला भाई साहब फिर ये बताओ, इसके अष्टक में यानी इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इन्होंने गिना, 1 2 3 4 5 6, 6 तो इनके हो गए, और 6 ये और गिने जाएंगे। भाई साहब बंद कौन सा है? सहसंयोजक है। अब दिमाग पकड़ लिया, माथो पकड़ का, और तेरी ओके हो यो क्यों हो भाई साहब, इसके बाहरी कोश में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे? 12। तो ये ऑक्टेट रूल की कमियां थी और इन चीजों को वो क्लियर नहीं कर पाए। इन चीजों को लुईस और कोसेल क्लियर नहीं कर पाए। लोगों ने ये भी बोला कि भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन है
उसके लिए आप कह रहे हो अष्टक बन रहा है। चलो ठीक है, अष्टक मान लिया, अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु बंध बना रहा है। उनसे पूछा कि इस चीज को आप ऊर्जा के साथ संबंधित करके बताओ, ऊर्जा के साथ संबंधित करके बताओ। भाई साहब उस टाइम लुईस और कोशेल है ना, उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया, भाई साहब ऊर्जा के साथ तो इनका संबंध हम तो नहीं बता पा रहे। लोगों ने पूछा भाई साहब ये बताओ, जब ये कंपाउंड बन रहे हैं तो इनकी एनर्जी में कोई अंतर आ रहा है क्या, कोई कमी या वृद्धि हो रही है क्या? बोला यार इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। आ रहा है समझ में ऑक्टेट रूल क्या है? देखो ऑक्टेट रूल पे डीप बातें करो, डीप बातें करो, जितनी ज्यादा इस पे डीप बातें होगी उतना ज्यादा इसको समझा जा सकता है। तो ये ऊर्जा के बारे में भी नहीं बता पा रहे थे कि ऊर्जा में कमी हुई वृद्धि हुई, कोई जवाब नहीं था इनके पास। ठीक है, तो ये दोनों बातें, ये बात तो थोड़ी हायर एंड एडवांस सी है, तो इसको तो थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। तो अब अष्टक नियम की कमियां देखते हैं। अष्टक नियम की कमियां थी, ये तो सामने आ गई। अष्टक नियम में क्या थी? कमियां थी। और अब कंपटीशन में सवाल यहीं से पूछे जाएंगे, कंपटीशन में सवाल यहीं से पूछे जाएंगे कि अष्टक नियम है उसकी जो कमियां हैं उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। तो अब ये अगली हेडिंग डालो, देखिए अष्टक नियम की कमियां, अष्टक नियम की कमियां। अब सुनो, प्रकृति में कुछ ऐसे स्थायी अणु भी देखे गए जिनके सेंट्रल एटम के पास, जिनके सेंट्रल एटम के पास, अब ये कौन सी बला है, सेंट्रल एटम के पास 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए गए दुनिया में। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड भी प्रकृति में देखे गए जिनके सेंट्रल एटम के पास में 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए गए। अब लुईस और कोशेल क्या कह रहे थे? भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चारों ओर परमाणु के कितने, बाहरी कोश में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ऐसे स्थायी अणु मिल गए। इन्होंने कहा था ना कि स्थायित्व ग्रहण करने का मतलब है अष्टक पूरा कर लेना। इन्होंने ही तो कहा था ना, स्थायित्व ग्रहण करने का मतलब होता है अष्टक पूरा कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन कर लो। तो भाई साहब हमने कह दिया, हमने तो नहीं, उस टाइम के लोगों ने सवाल किए थे कि भाई साहब ये बताओ, अष्टक पूरा करना ही अगर स्थायित्व है तो फिर ये SF6 वगैरह इनका तो अष्टक पूरा है ही नहीं। इनके सेंट्रल एटम के पास में तो 12-12 इलेक्ट्रॉन पड़े। इस चीज का ये लोग जवाब नहीं दे पाए थे। ठीक है, इस चीज का ये लोग जवाब नहीं दे पाए थे। तो अब इसकी कमियां शुरू होती है। अब देखो इन्होंने क्या हुआ, पहली कमी तो यही थी कि ऐसे कंपाउंड हमें देखने को मिल गए थे, ऐसे कंपाउंड हमें देखने को मिल गए थे जिनके चारों ओर, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक देखने को मिले जिनके चारों ओर 8 से कम या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन थे। अब उन कंपाउंडों के चारों ओर नहीं, उनके सेंट्रल एटम के पास, उनके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। अब ये सेंट्रल एटम क्या है? ये केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, हाँ, जो सेंटर में होता है, जो भी बीच में होता है। अब देखो इसको क्लियर कर लेते हैं, ये सेंट्रल एटम कैसे पहचाना जाता है, इसकी पहचान करना सिखा देता हूं, उसके बाद में इसकी कमियों की बात करेंगे, नहीं तो ये कमियां सामने नहीं आएगी खुल के। तो CA की पहचान करना, CA की पहचान करना। अब देखो मैंने कोई एक यहां फॉर्मूला लिख दिया, यहां लिख दिया, मान लो कि H2SO4 में, H2SO4 में इनमें बीच में कौन है, यानी इनमें से कौन कौन सब इसके चारों ओर है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम की पहचान का पहला तरीका हमारे पास में है, जिसकी संख्या सबसे कम हो। पहली चीज, जिसकी संख्या सबसे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किसी अणु में जिसकी संख्या सबसे कम होनी चाहिए। तो इसका सेंट्रल एटम कौन, सल्फर, इसकी संख्या क्या है, कम है। तो देखो सल्फर बीच में रहेगा, ये टुन यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O, यहाँ H, यहाँ O, यहाँ H। ऐसे अफसोस नहीं हो रहा है कि सर कैसे ऐसे इसको देखा और संरचना बना दी। यही तो हमारा अगला टॉपिक होगा ना। अरे सिखाएंगे आपको, हर वो एक चीज सिखाई जाएगी
जिसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री के हर एक सवाल का जवाब दूंगा मैं, हर एक सवाल का जवाब दूंगा। आपके माइंड में क्यों का सवाल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका सेंट्रल एटम। यहां तक बताएंगे पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है। आप बस क्लास को रेगुलर लो, बीच में बंक मत मारो, बीच में बंक मत मारो। जैसे देखो ये मुकेश बैठा है ना, अब ओ भाई साहब एक दिन तो आ जावे, 2 दिन भैंसियां चरावा चले जावे, तीसरे दिन फिर थैलो लेकर आ जावे, फिर 2 दिन गायां चरावा चले जावे, फिर 4 दिन बाद में आ जावे। ये काम कौन चले बेटा, ऐसे करोगे ना तो फिर केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो जिसकी संख्या क्या होती, कम होनी चाहिए। अब ये सवाल फिर टच हो जाएगा, कोई बच्चा आएगा, सर HNO3, हेलो सर रुको रुको, मैंने कहा ना कि जिसकी संख्या कम हो वो सेंट्रल एटम है। कोई बच्चा आया HNO3 को पकड़ के लाया, ऐसे कुटुक 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 कुटुक, बोला सर रुको। मैंने कहा हाँ जी। बोला यार ये क्या है सर, आपने कहा था सेंट्रल एटम, उसको देखना है जिसकी संख्या कम हो। अब यहां हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की संख्या इक्वल है, तो एक और लाइन लिखेंगे, ये तो दिमाग में घुसा देना, हाइड्रोजन व फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम का कार्य नहीं कर सकते। हाइड्रोजन व फ्लोरीन कभी भी सीए का कार्य नहीं करेंगे। और ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेंट्रल एटम क्या है ये चीज समझना बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं समझी जाएगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो भाई साहब, यूट्यूब वाले बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड है, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी बंदे को, किसी मेरे भाई को सेंट्रल एटम का नॉलेज है तो वो वीडियो को स्किप मारे, थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करे, स्टक नियम की कमियां आ जाएगी सामने, ठीक है। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं ना, उनको ये चीजें नहीं आ रही है, इसलिए इन पे बातें करना जरूरी है और डीपली बातें करना भी जरूरी है। क्योंकि हम किसी टॉपिक को एक ही बार खोलते हैं, एक बार किसी टॉपिक को खोला और उसमें हर आखिरी क्यों का जवाब दे दिया यहां से। तो देखो हाइड्रोजन व फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा वापस चला गया। अब देखो और क्या हो सकता है। कई बार क्या होता है, संख्या बराबर होती है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन भी नहीं होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन भी नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है, सेंट्रल एटम किसको देखना है भाई साहब, जिसकी विद्युत ऋणता कम होनी चाहिए, वो परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किसका कार्य कर लेगा, सेंट्रल एटम का कार्य कर लेगा। चलो देखो, इसके लिए अभी तो इनसे काम चल जाएगा, इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक बनाते हैं, इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक ही बनाएंगे कि सेंट्रल एटम की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है। यहां से अभी काम चल जाएगा। तो चलो अभी इसको मिटाते हैं, सेंट्रल एटम की थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हो गई है, इसका एक सेपरेट टॉपिक लेते हैं, नहीं तो ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। भाग जाओगे आप उठ उठ के, बोलोगे सर घर जाना है, मम्मी याद कर रही है, क्योंकि क्यों कर रही है, क्योंकि सर घर जा रहे, चाय बनानी है, चाय बनानी है तो मम्मी याद करे, यही बहाना होगा अपना। तो देखो आगे चलो, सबसे पहले नंबर 1 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है वो अष्टक नियम के अपवाद है। अब सवाल ये उठता है, सर ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे स्थायी अणु, प्रकृति में पाए जाने वाले वे स्थायी अणु जिनके सीए के पास, सीए के चारों ओर 8 से कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वे सब के सब क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाएंगे। और एक मजे की बात बताऊं आपको, सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक लुईस एसिड है, सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक
क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं, लुईस अम्ल। हाँ, लुईस ने अम्ल किसको कहा था? कि वे अणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कंडीशन में होते हैं, वे अणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? लुईस अम्ल। तो यहाँ लुईस क्षार भी होते हैं। तो लुईस क्षार क्या होते हैं? वे अणु जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, जो लोन पेयर दान करते हैं, लुईस क्षार थे। देखो, इस लुईस अम्ल और लुईस क्षार पे भी सेपरेट ही बात होगी। ये नाम आ गया बीच में तो इसकी मोटी मोटी सी बातें बता दी कि थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में कौन कौन से यौगिक याद रखे जाए, कौन कौन से यौगिक याद रखे जाए जिनसे हमारा कंपटीशन सॉल्वर्ड हो। अब ये की पॉइंट है इसका, देखो इसमें ए आपको याद रखना है, लिथियम के हेलाइड, Li के हेलाइड, बड़ा आसान टॉपिक है यहाँ से। लिथियम के हेलाइड, लिथियम के जितने भी हेलाइड है ना, अब हेलाइड, लिथियम के हेलाइड का मतलब हेलाइड क्या होता है? X माइनस, और X की जगह क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X की जगह कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और X माइनस का मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो लिथियम के हेलाइड मतलब जैसे LiF, LiCl, लिथियम के सभी हेलाइड LiF, LiCl, LiBr, Li, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होंगे। क्यों होंगे? देखो, इनके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सेंट्रल एटम के पास 2। देखो, इनका सेंट्रल एटम कौन होगा? लिथियम, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इसमें सेंट्रल एटम किसको माना जाए? लिथियम को माना जाए। अब लिथियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 1s2, एक ही तो होता है, 2s1। अब हुआ क्या, ये आयनिक बंध बना हुआ ना, तो Li ने क्या किया होगा? Li प्लस से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर उस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। आयनिक बंध में बताया हुआ ना, वो ऊर्जा वगैरह नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधा ही बता रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन F माइनस, ठीक है। अब देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसके चारों ओर कितने बचे? 2 ही तो बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी प्रकार लिथियम, हाँ, लिथियम के सभी हेलाइड होते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। नेक्स्ट देखो, बेरिलियम के, बोरोन के और एल्यूमिनियम के, बेरिलियम के, बोरोन के और एल्यूमिनियम के हेलाइड भी इसी में आते हैं। तो बी बेरिलियम, और यहाँ खासतौर से बात किसकी हो रही है? उसके भी हेलाइडों की, बेरिलियम के यौगिक। जैसे बताओ, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कितने नंबर पे आया? 4 नंबर पे। तो उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन देखो, 1s2, 2s2, 2, तो वो 2 बंध बना सकता है। तो जैसे BeCl2, BeF2, BeBr2, BeI2, ये सब के सब किस में आ गए थे? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में शामिल हो गए थे। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में शामिल क्यों हुए? क्योंकि इनके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन है? चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन। इनके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बात करते हैं एल्यूमिनियम के हेलाइड। बनाओ, एल्यूमिनियम के हेलाइड बनाओ, रफ कॉपी में बनाओ, एल्यूमिनियम के हेलाइड बनाओ बेटे। बना लिए, ठीक है। तो ये सब भी किस में आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक में। जैसे AlF2, सॉरी AlF3, AlBr3, AlCl3, AlI3, चारों ओर के इलेक्ट्रॉन आप लिख लेना। चलो, और डी, और कौन बच गए? एल्यूमिनियम के हो गए, फ्लोरीन के हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए, बेरिलियम के हो गए इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में। बोरॉन के नहीं हुए ना,
बोरोन के नहीं है तो बोरोन के और, किसके नहीं है, बोरोन के नहीं है तो बोरोन के और, बोरोन के हेलाइट। अब बोरोन के हेलाइट कौन कौन से, जैसे BF3, BF3 बॉयफ्रेंड 3, BF3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपाउंड है, ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा और इसको मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, बॉयफ्रेंड 3, बॉयफ्रेंड 3 नहीं, बेस्ट फ्रेंड 3, एक ही बात है, बेस्ट फ्रेंड 3। और BCl3, BR3, बी बोलो I3, तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में और कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये सब के सब किस में आगे, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में आगे। जैसे और भी होते हैं, जैसे FeCl2, आयरन के भी होते हैं FeCl3, ये सब के सब किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में आते हैं। लेकिन इनसे नॉर्मली काम चल रहा है, बाकी तो टॉपिक खुलता जाएगा और आगे चीजें आती जाएगी। तो ये तो गए इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। आगे बातें करते हैं इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिकों की, इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिकों की, उतार लिया। चलो, तो सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अष्टक नियम की पालना नहीं करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक क्या होते हैं, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक, इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक, इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक। इलेक्ट्रॉन आधिक्य नाम से स्पष्ट है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन Ca के पास, Ca के चारों ओर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन। देखो इनको क्या कहा जाता है, अष्टक प्रसार वाले यौगिक भी कहा जाता है, अष्टक प्रसार वाले यौगिक। बेटा भी बोतल छुपाने दे, अष्टक प्रसार वाले यौगिक। चलो, अष्टक प्रसार वाले यौगिक, तो इनमें देखो सीधे एग्जांपल लिख लेते हैं इनके, तो जैसे SF6, IF7, इसमें देखो, देखिए सल्फर के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये सल्फर अभी बताए थे, देखो सीधे गिन लो, अभी बनाया था ना इसका पीछे, सीधे गिन लो, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के बाहरी कोश के और 6 बंद बना रखे, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। IF7 7 खुद के बाहरी कोश के और 7 किसके हो गए, फ्लोरीन के, तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के चारों के कितने हो रहे, 14। इस आयोडीन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे, 14। जैसे H2SO4, और भी बहुत होते हैं, H2SO4। अब H2SO4 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड वाली OH और ये OH। देखो 4 इलेक्ट्रॉन अठे, 4 अठे 8, 2 10 और 2 कितना होगा बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। उतार लो, उतार लो बेटे, उतार लो, उतार लिया। चलो, अब आप मेरे को ये बताओ SF4 किसका एग्जाम्पल होगा, SF4, SF4 किसका एग्जाम्पल होगा, गिनो। सल्फर के बाहरी कोश में 6, 4 फ्लोरीन, तो 4 उसके, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन आधिक्य, इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक हो गए, ठीक है। और तीसरा विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक, ठीक है, वो भी अष्टक नियम की पालना नहीं करते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिकों में कोई एग्जांपल, जैसे देखो NO की बात करें क्या, NO को चेक करते हैं, ये लो, ठीक है, इसके चारों ओर
है पूरे 8, इसके चारों ओर देखो कितने, 1 2 3 4 5 7, कितने हुए, 7। तो NO इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है, उपसंयोजक बंध में पढ़ेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड का एक फेमस नाम होता है, पता है, नाइट्रस ऑक्साइड का एक फेमस नाम और होता है, बताओ। देखिए बताया था ना एक दिन, ऐसे चलते चलते बता दिया था, नाइट्रस ऑक्साइड का एक फेमस नाम और होता है, फेमस नाम और होता है। उपसंयोजक बंध में सब बताया हुआ है, सब बताया हुआ है उपसंयोजक बंध में। ये नाइट्रस ऑक्साइड का फेमस नाम क्या होता है, हास्य गैस, लाफिंग गैस, जिसको सूंघने के बाद आदमी हंसता है, खुशियां होती है, वो गम होते हैं ना, गम होते हैं, वो खुशियों में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हुई अष्टक नियम की कमियां। इसके अलावा भी कुछ कमियां थी, लेकिन वो कमियां क्या थी, इसके अलावा जो कमियां थी वो ये थी कि ये स्टेबिलिटी की बातें एनर्जी के साथ में नहीं कर रहा था। अब सुनो, ये बेसिक सा टॉपिक है, यहाँ तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे अगली क्लास में, आज का तो शायद क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे, आप यहाँ तक इसको देखिए ना, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को पीछे कहाँ छोड़ गए थे, एकदम नॉर्मल सी बता दी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखी कैसे जाती है। अब हम आगे की क्लास में क्या करेंगे, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, जैसे SO4-2 की स्ट्रक्चर कैसे बनी, क्या हुआ, किसी भी अणु की संरचना कैसे निकाली जाती है, उन पे हम ये बातें करेंगे। यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है।